everyone. Today we are going to continue our third chapter of class 9 and this is part third of this chapter. In this part we will study about atomic mass and molecules of elements and molecules of the compounds. Before we start our topic, we take a short topic which is related to the symbols, okay, which we was discussed in part second, okay. Then in the part second we last discussed about the symbols that any element have their own symbol and how the symbol is represented an element, okay. Then significance of a symbol. The symbol of an element has both quantitative as well as qualitative significance. कि जो कोई भी एक एलिमेंट है, पर्टिकुलर एलिमेंट का जो सिंबल होता है वो क्या डिनोट करता है, वो क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव सिग्निफिकेंस रखता है, ओके. क्वांटिटेटिव होने का मीनिंग क्या है कि जैसे जितने नंबर ऑफ सिंबल्स होंगे किसी भी एलिमेंट के तो वो उतने ही नंबर डिनोट करेगा एटम्स के, तो वो नंबर ऑफ एटम्स डिनोट कर रहा है तो नंबर्स क्या हो गए, इट इज क्वांटिटी. तो ये क्वांटिटेटिव सिग्निफिकेंस हुआ एंड एज वेल एज क्वालिटेटिव. तो ये हमें और क्या बताता है कि जो क्वालिटी है, मतलब कि जैसे कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर कई सारे एलिमेंट्स होते हैं तो उसकी क्वालिटी क्या है उस पर्टिकुलर एलिमेंट की उस कंपाउंड में. या फिर जैसे कोई भी सिंबल होगा तो वो क्या बताएगा, जैसे कि हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, ऑक्सीजन का O होता है, वैसे ही कई सारे एलिमेंट्स के अपने अपने पर्टिकुलर सिंबल्स होते हैं. तो वो क्या दिखाता है कि जैसे कोई भी सिंबल है तो जो उसकी क्वालिटीज है वो भी डिनोट करेगा कि ये एक पर्टिकुलर सिंबल है तो इसकी क्वालिटीज ये होंगी, ओके. दैट्स व्हाई द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट हैज बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव सिग्निफिकेंस. The symbol stands for the name of the element. जो सिंबल है वो क्या दिखाता है, मतलब कि जो डिनोट क्या करता है, नेम ऑफ द एलिमेंट. मतलब एक पर्टिकुलर सिंबल है तो वो एक पर्टिकुलर नेम को ही डिनोट करेगा. एंड द सिंबल स्टैंड्स फॉर वन एटम ऑफ द एलिमेंट. और ये क्या डिनोट करता है कि जो कोई भी सिंबल होता है वो एक एलिमेंट के एक एटम को डिनोट करता है. दैट्स क्लियर. फॉर एग्जाम्पल वी हैव एन एलिमेंट कार्बन, ओके, एंड द सिंबल ऑफ द कार्बन इज C. अब यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एक सिंबल है, पर्टिकुलर सिंबल है C. अब इस C से हमें क्या क्या जो इंफॉर्मेशन है वो गेन होगी. देन फर्स्ट ऑफ ऑल इस सिंबल से हमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या मिलेगी, दैट इट इज अ कार्बन एलिमेंट, ओके. इट इज अ कार्बन, दैट मीन्स कि जो ये एलिमेंट है वो कौन सा एलिमेंट है, कार्बन एलिमेंट है, ओके. इससे और क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी कि वन एटम ऑफ कार्बन, ओके, कि सिर्फ वन C है तो ये हमें क्या डिनोट करेगा, वन एटम ऑफ कार्बन. अगर मैं इसे C को ऐसे लिख दूं कि 2C तो ये क्या डिनोट करेगा, टू एटम्स ऑफ कार्बन, ओके. और हमें C से क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, वन mole of carbon, okay. Then now here what is mole, then don't worry, we further we discuss about that what is mole. By the way जो mole है उसका मीनिंग क्या होता है, it is SI unit of the amount of substance, okay. लेकिन जो हमारे आगे का टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट उसके अंदर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि जो मोल है उसका मीनिंग क्या है. दैट्स क्लियर. तो यहाँ से जो C है उससे हमें ये भी इंफॉर्मेशन गेन होगी कि इट इज अ वन मोल ऑफ कार्बन. एंड द नेक्स्ट 12 ग्राम ऑफ कार्बन. और हमें इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी कि जो एक पर्टिकुलर C सिंबल है वो हमें क्या बताएगा कि ये क्या है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन. व्हाई 12 number is here, because the atomic mass of carbon is 12. That's why the symbol of carbon C denotes 12 gram of carbon. Okay? तो ये सभी इंफॉर्मेशन हमें किससे मिलती है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट के पर्टिकुलर सिंबल से. दैट्स क्लियर. नाउ इट इज सिग्निफिकेंस ऑफ अ सिंबल, कि जो सिंबल है किसी भी एलिमेंट के वो क्यों जरूरी होते हैं हमारे लिए. दैट्स क्लियर. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एटॉमिक मास.
अभी हमने एटम्स के बारे में कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है, तो जो एटॉमिक मास है, ओके, तो वो क्या होता है, इसको डिस्कस करने से पहले हम कुछ जो पॉइंट्स है वो डिस्कस करते हैं, ओके। तो जो एटॉमिक मास है उसकी जो मतलब की स्टडी है, मतलब कि जो एक एटम है उसका मास भी होता है, ये साइंटिस्ट के माइंड में कैसे आया होगा। तो जो डाल्टन थे, डाल्टन साइंटिस्ट, उन्होंने क्या दी थी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की थी। तो उस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से जो कई सारे साइंटिस्ट थे उनको ये मतलब कि इंफॉर्मेशन मिली कि जो अ पर्टिकुलर एलिमेंट हैज देयर कैरेक्टरिस्टिक मास, मतलब किसी भी एलिमेंट का अपना एक मास होता है, ओके। तो अब जो इस मास को कैलकुलेट करने की क्यूरियोसिटी सभी साइंटिस्ट के जो माइंड है वहां पे डेवलप हुई थी। तो उसी क्यूरियोसिटी को मतलब कि शांत करने के लिए उन्होंने क्या किए, कई सारे तरीके मतलब कि एडॉप्ट किए थे इस एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए। तो जब ये जो एटॉमिक मास है, मतलब कि जो एक पर्टिकुलर एटम है उसके मास को कैलकुलेट करने के लिए क्या किया गया था, सबसे फर्स्ट जो ऑक्सीजन एटम है उसको क्या किया गया था, अडॉप्ट किया गया था। ऑक्सीजन एटम को अडॉप्ट करने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल, मतलब कि हम एग्जाम्पल क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। We take an example of carbon monoxide. And now our next topic is atomic mass. अभी हमने एटम्स के रिलेटेड कई सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है, ओके। जो एटम की जो थ्योरी थी, फर्स्ट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, वो डाल्टन ने प्रपोज की थी। तो जब ये थ्योरी प्रपोज की थी डाल्टन ने, तब कई सारे साइंटिस्ट के माइंड में ये क्यूरियोसिटी आई कि जो एटम है उनका मास है वो क्या होगा, मतलब कि जो एटम है उसके हम मास को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके, दैट्स क्लियर। लेकिन जो एक एटम होता है उसकी साइज इतनी स्मॉल होती है कि उस टाइम पे उसके मास को कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं था, ओके। तो जो एक पर्टिकुलर एटम के मास को कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने किसका यूज किया, तो उन्होंने यूज किया लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस का। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस का यूज करके उन्होंने जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स के मासेस को कैलकुलेट किया, दैट्स क्लियर। फॉर एग्जांपल वी हैव अ कंपाउंड ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके, दिस इज अ कंपाउंड ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके अंदर जो दो एटम्स है वो किस किस के हैं, फर्स्ट वन इज ऑफ कार्बन एंड सेकेंड वन इज ऑफ ऑक्सीजन। Then in this one molecule of carbon monoxide compound, okay, one atom of carbon and one atom of oxygen is present, and here the mass of oxygen is 12 and the mass of carbon is 12 and the mass of oxygen is 16. अगर हम इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करें, then here the ratio of carbon and oxygen is 3:4 by mass। तो यहाँ पे जो 3:4 है, ये यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है। तो अभी इससे हमें क्या पता चल रहा है कि दैट 3 टाइम्स ऑफ कार्बन इज रिएक्ट विथ 4 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट, ओके। जो 3 कार्बन है वो किसके साथ में रिएक्ट कर रहा है, 4 टाइम्स ऑक्सीजन के साथ में। और अगर 1 टाइम की बात करूं तो 1 टाइम्स ऑफ carbon reacts with 4/3 times of oxygen, that's clear। 1 times of carbon reacts with 4/3 times of oxygen। यहाँ तक क्लियर है। अभी तक हमने क्या किया है कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल था कार्बन मोनोऑक्साइड कंपाउंड का, उसके अंदर जो मासेस है कार्बन एंड ऑक्सीजन के वो थे 12 एंड 16। इसको हमने किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, सिंपल रेशियो में। ये रेशियो हमें क्या डिनोट कर रहा है, ये रेशियो डिनोट कर रहा है दैट 3 टाइम्स ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विद 4 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 टाइम्स ऑफ कार्बन इज रिएक्ट्स विद 4/3 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन। और अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो एक पर्टिकुलर एटम था उसका मास कैलकुलेट करना उस टाइम पे पॉसिबल नहीं था। तो जब उस टाइम पे पॉसिबल नहीं था तो उन्होंने किसका यूज किया, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस का, जिससे उन्होंने क्या कैलकुलेट किया, एटॉमिक मास, बट रिलेटिवली,
मतलब एक पर्टिकुलर किसी भी जो एलिमेंट है उसके मास को उन्होंने एक यूनिट डिनोट कर दिया और उसी यूनिट के कंपैरिजन में मतलब रिलेटिवली बाकी जो सभी एलिमेंट्स थे उनके मासेस को कैलकुलेट किया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं आपको ये कहूं कि हियर 1 कार्बन इज 1 एटॉमिक मास यूनिट। ओके, 1 कार्बन इक्वल्स टू 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो यहाँ पे अगर मुझे ऑक्सीजन का बताना होगा तो मैं क्या बताऊंगी, 4/3 एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर? मैंने क्या कहा कि अगर किसी भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है तो उस टाइम पे कैसे किया गया था, रिलेटिवली। अगर मैं यहाँ पे ये कहूं कि 1 कार्बन इज इक्वल्स टू 1 एटॉमिक मास यूनिट, then how can we calculate mass of oxygen relatively the mass of carbon? Then the mass of oxygen relatively the mass of carbon is 4/3 atomic mass unit and it is equals to 1.33 atomic mass unit. That's clear? यहाँ तक क्लियर है? तो ये सारा क्या था, रिलेटिवली एटॉमिक मास कैलकुलेट करने का तरीका था उस टाइम पे। बट फर्स्ट टाइम ये तो था एक एग्जाम्पल, बट while searching for various atomic mass units, scientists took initially 1/16 of the mass of an atom of naturally occurring oxygen as unit. जब स्टार्टिंग में जो साइंटिस्ट थे वो क्या सर्च कर रहे थे, सर्चिंग फॉर various atomic mass unit, मतलब कि जो एक रिलेटिव जो एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है उसको सर्च कर रहे थे एटॉमिक मास यूनिट के लिए। तो उन्होंने क्या इनिशियली टुक किया, देन दे टुक इनिशियली 1/16 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन एज यूनिट। ओके, तो उन्होंने स्टार्टिंग में क्या स्टैंडर्ड लिया, ऑक्सीजन स्टैंडर्ड लिया। तो उन्होंने जो ऑक्सीजन स्टैंडर्ड लिया वो स्टैंडर्ड क्यों लिया, what are the reasons behind this? Okay, then the first one is oxygen reacted a large number of elements and formed compounds. तो उन्होंने ऑक्सीजन एज ए स्टैंडर्ड क्यों लिया, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो कई सारे एलिमेंट्स के साथ में रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, कंपाउंड्स। And the second reason is this atomic mass unit gave masses of most of the elements as whole numbers. जो ऑक्सीजन के एटॉमिक मास के रिलेटिवली अगर एटॉमिक मास कैलकुलेट किया जाए तो वो क्या आ रहा था, whole numbers. ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या आया था, डेसिमल नंबर में आया था। तो लेकिन जो ऑक्सीजन से जब कैलकुलेट किया तो जो एटॉमिक मास है वो एक वॉल नंबर में आया। तो वॉल नंबर के साथ में कैलकुलेशन करना इजी होता है एज कंपेरेटिवली द कैलकुलेशन विद डेसिमल नंबर्स। ओके, दैट्स व्हाई साइंटिस्ट चूज फर्स्ट ऑक्सीजन एटम एज स्टैंडर्ड फॉर द एटॉमिक मास यूनिट एंड देन IUPAC accepted the atomic mass unit scale to be used for atomic and molecular masses in 1961. 1961 से पहले क्या हो रहा था, जो साइंटिस्ट थे वो ऑक्सीजन एटम के मास के रिलेटिवली जो अदर एलिमेंट्स हैं उनके मासेस को कैलकुलेट कर रहे थे। बट आफ्टर 1961 जो IUPAC है, मतलब कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उन्होंने क्या एक्सेप्ट किया, एटॉमिक मास यूनिट स्केल। ओके, एटॉमिक मास यूनिट स्केल उन्होंने एक्सेप्ट किया एटम्स और जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके मासेस को कैलकुलेट करने के लिए। एंड इन दिस स्केल कार्बन 12 आइसोटोप वाज चूजन एज द स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मासेस। और इस स्केल के ऊपर क्या था कि जो कार्बन 12 आइसोटोप है उसको एज ए स्टैंडर्ड माना, चूज किया गया था। ठीक है, बाकी जो अदर एलिमेंट्स है उनके एटॉमिक मासेस को कैलकुलेट करने के लिए। 1961 से पहले कौन सा स्टैंडर्ड था, ऑक्सीजन स्टैंडर्ड था। बट आफ्टर 1961 द स्टैंडर्ड रेफरेंस इज कार्बन 12 आइसोटोप। अब जो एटॉमिक मास यूनिट है वो क्या होती है उसको डिस्कस करने से पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ओके, तो मतलब जैसे उस एग्जांपल में क्या है, मेरे पास एक बॉक्स है, दैट मीन्स आई हैव अ क्यूब। ओके, अभी जो ये क्यूब है मैंने उस क्यूब को क्या कहा है कि जो इस क्यूब का मास है वो किसके इक्वल है,
मास ऑफ वन कार्बन एटम। ओके, ये जो क्यूब है मेरे पास, इसका जो मास है वो किसके इक्वल है? मास ऑफ वन कार्बन एटम। जितना एक कार्बन एटम का मास होगा वो उस क्यूब का भी मास होगा। ओके, एंड देन आई डिवाइडेड इट इनटू 12 पीसेस। मैंने इसको किस में डिवाइड कर दिया? 12 पीस में। ओके, ऐसे ऐसे करके मैंने इनको कंप्लीट 12 पीसेस के अंदर डिवाइड कर दिया। अब मैंने इसको 12 पीसेस के अंदर डिवाइड कर दिया एंड देन आई हैव टू कैलकुलेट द मासेस ऑफ अदर क्यूब्स। अभी मुझे क्या करना है? जो दूसरे क्यूब्स है मेरे पास, उनके मास को कैलकुलेट करना है। तो उनके मास को कैलकुलेट करने का मेरे पास कोई तरीका नहीं है। तो अभी मैं क्या करूंगी कि जो ये एक क्यूब है उसके मास को मैंने एज स्टैंडर्ड ले लिया। अभी मेरे पास क्या है, जैसे कि ये हमारे पास वेट मशीन है। ओके, तो इस वेट मशीन के लेफ्ट हैंड साइड में मैंने एक क्यूब को रख दिया एंड ऑल द क्यूब्स आर सिमिलर इनटू देयर मासेस, मतलब सभी क्यूब्स के जो मासेस है वो सेम है। तो जो इस क्यूब का जो मास होगा वो क्या होगा? तो यहाँ पे इस वन क्यूब का जो मास होगा वो क्या होगा? 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। ओके, तो अब यहाँ पे जो भी मैं अदर बॉक्सेस रखूंगी वो किसके रिलेटिवली आएगा? वो रिलेटिवली आएगा इसके मास के। और इसका मास क्या है? 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। दैट्स क्लियर। देखो, मैंने इस एग्जांपल में आपको क्या बताया था कि मेरे पास एक क्यूब है, उस क्यूब का मास ऑफ वन कार्बन एटम के इक्वल है। मैंने उसको 12 पीसेस के अंदर डिवाइड कर दिया। अब मैं क्या करूंगी, जो ये एक क्यूब है उसके मास को लूंगी मैं और उसके रिलेटिवली क्या करूंगी, बाकी जो सभी क्यूब्स है उसको मैं उनके मासेस को कैलकुलेट कर लूंगी। अब जैसे कि इसका जो मास है वो क्या आ गया, इसके वेट से थोड़ा सा ज्यादा आ गया, तो मैं क्या करूंगी, इसके जो ये एक क्यूब है उसको और ज्यादा नंबर्स में ले लूंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसका जो मास है वो 2 क्यूब्स के इक्वल है तो इस लेफ्ट हैंड साइड में मैं क्या लूंगी? 2 क्यूब्स। दैट्स क्लियर। और यहाँ पे अगर मुझे इस एक क्यूब के मास को डिनोट करना है तो वो मैं कैसे करूंगी? 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, क्योंकि जो कार्बन एटम का जो मास है वो क्या होता है? 12। ठीक है, जो इस ए कंप्लीट का मास है वो 12 था, तो इस ए का मास क्या होगा? 1/12। दैट्स क्लियर। तो जो एलिमेंट्स होते हैं उनके मासेस को भी क्या किया जाता है? कुछ इसी तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, 1 atomic mass unit equal to exactly 1/12 the mass of one atom of carbon 12। अब यहाँ पे एक एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? जो एक एटॉमिक मास यूनिट है वो किसके इक्वल होता है? 1/12 द मास ऑफ वन कार्बन एटम। जो एक कार्बन एटम का जो मास होगा उसके 1/12 पार्ट है उसके इक्वल हमने किसको मतलब कि डिनोट किया है? 1 एटॉमिक मास यूनिट को। 1 atomic mass unit equals to 1/12 mass of carbon 12 isotope. That's clear. And the mass of carbon 12 isotope is 1.994423 into 10⁻⁻23 gram, and which is equals to 1 AMU. And when we calculate this equation, then 1 AMU equals to 1.6603 into 10⁻⁻24 gram, which is very important. ओके, यहाँ पे जो 1 AMU की वैल्यू है इन ग्राम्स वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमने इस कंप्लीट को क्या एज्यूम किया है? 1 एटॉमिक मास। जैसे कि इसके अंदर था, मैंने सेम यही इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया था। अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल के अंदर अब मेरे को 1 एटॉमिक मास यूनिट डिनोट करना है, तो मैं किसको डिनोट करूंगी? इस एक क्यूब को। ओके, मैंने अभी क्या कहा कि जो ये कंप्लीट कार्बन है उसके 12 पीसेस में से इस एक को मैंने क्या बोल दिया? 1 एटॉमिक मास यूनिट। अब जो भी अदर एलिमेंट्स है उसके मासेस को मैं कैलकुलेट करूंगी तो वो किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा? इस एक एटॉमिक मास यूनिट के। जैसे कि देखो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैग्नीशियम एलिमेंट है। ओके, वी हैव एन एलिमेंट ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, अब जब मैंने इस मैग्नीशियम के मास को कैलकुलेट किया तो वो किसके इक्विवेलेंट आया? तो वो इक्विवेलेंट आया जो ये बड़ा वाला क्यूब था इसके ट्वाइस। ओके, जितना हैवी ये था उसके जो इसका जो मास है
वो जो डबल हैवियर आया, तो जो इसका मास है वो इक्विवेलेंट किसके हो गया, जो ये 2 बिग क्यूब्स है इसके इक्विवेलेंट, और एक क्यूब का मास मैंने आपको बताया था 12। अब जब ये एक मैग्नीशियम एटम का मास इसके ट्वाइस हैवियर है, तो अब जब अगर मुझे इसे एटॉमिक मास यूनिट में डिनोट करना है तो मैं कैसे करूंगी, क्योंकि एक बॉक्स के अंदर कितने एटॉमिक मास यूनिट थे, 12 एटॉमिक मास यूनिट, तो वो 2 बॉक्सेस के अंदर कितने एटॉमिक मास यूनिट हो जाएंगे, 24 एटॉमिक मास यूनिट। तो जो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, 24 एटॉमिक मास यूनिट। दैट्स क्लियर। तो ऐसे ही जो बाकी सारे एलिमेंट्स थे उनके जो मासेस है उसको भी कैलकुलेट किया गया था। The atomic mass unit is not a practical unit because it is equivalent to a very small mass. जो एटॉमिक मास यूनिट है ये कोई भी प्रैक्टिकल यूनिट नहीं है, क्योंकि जो इसके इक्विवेलेंट जो मास आता है वो क्या आता है, वेरी स्मॉल, क्योंकि यहाँ पे क्या है 10⁻⁻24। Okay, the relative atomic masses of all elements have been found with respect to an atom of carbon 12. ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो कोई भी एलिमेंट्स होते हैं उनके एटॉमिक मासेस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है रिलेटिवली, और किसके रिलेटिवली, कार्बन 12 एटॉमिक मास यूनिट को। ओके, देन दिस इज द टॉपिक ऑफ एटॉमिक मास। अभी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो एक कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट होता है उसके जो मासेस है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो उसको कार्बन 12 के जो आइसोटोप है उसके मास के इक्विवेलेंट मतलब रिलेटिवली कैलकुलेट किया जाता है। एंड द नेक्स्ट वन इज हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। जो एटम्स होते हैं उनकी साइज बहुत ज्यादा स्मॉल होती है और वो बहुत ज्यादा नंबर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जब एटम्स इतने स्मॉल एंड इतने नंबर्स में एग्जिस्ट करते हैं तो मतलब वो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कैसे करते हैं, मतलब वो किस स्टेट के अंदर प्रेजेंट होंगे। हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में ये भी डिस्कस किया था दैट एटम्स कैन नॉट बी अवेलेबल इन फ्री स्टेट इन नेचर, कि जो एटम्स होते हैं वो हमारे नेचर के अंदर फ्री स्टेट में नहीं रहते, तो फिर वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं। देन एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। Atoms form molecules and ions aggregate in large numbers to form the matter that we can see, feel and touch. Okay? जो एटम्स होते हैं कई सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, तो फिर जो एटम्स है वो क्या करते हैं, वो एटम्स जो मॉलिक्यूल्स एंड जो आयंस हैं उनको फॉर्म करते हैं। मॉलिक्यूल्स एंड आयंस को फॉर्म करके वो किसके अंदर एग्रीगेट रहते हैं, लार्ज नंबर्स के अंदर। लार्ज नंबर्स के अंदर वो कलेक्ट होके क्या फॉर्म करते हैं, मैटर, और उस मैटर को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं और उसको टच कर सकते हैं। देन इन दिस वे एटम्स एग्जिस्ट इन आवर यूनिवर्स। ओके, मतलब कि सिंपली जो एटम्स है वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। दैट्स क्लियर। And now our next topic is molecules. अभी हमने atoms के बारे में completely discuss कर लिया है. Now we come on molecules. A molecule can be defined as the smallest particle of an element or a compound that is capable of an independent existence and shows all properties of that substance. जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है कि मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट या फिर किसी भी कंपाउंड का। दैट्स क्लियर। मतलब मैंने क्या कहा, जो मॉलिक्यूल होता है वो किसी भी कंपाउंड और किसी भी एलिमेंट का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल की बात करें तो वो एटम होता है, और अगर एक स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें तो वो क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। ओके, और जो ये मॉलिक्यूल होता है इट इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब कि ये जो इंडिपेंडेंटली इस नेचर के अंदर अवेलेबल हो सकता है, मतलब इसके इस नेचर के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। एंड शोज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। और जो मॉलिक्यूल होता है ये जिस कंपाउंड या फिर जिस मैटर का मॉलिक्यूल होता है उसके जो कंप्लीट प्रॉपर्टीज होती है उसको शो करता है। ओके, फॉर एग्जांपल वी हैव अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ओके, तो सिर्फ इस एक मॉलिक्यूल से हमें जो वाटर है उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन गेन हो जाएगी। जैसे वाटर हैव 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड
one atom of oxygen, and this physical state of water is liquid, and the molecular mass of atom is 18, which is 2 plus 16. Okay, तो ये जो कंप्लीट प्रॉपर्टीज है, दैट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सभी हमें जो एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है किसी भी कंपाउंड का, उससे जो है वो गेन हो जाएगी. दैट्स क्लियर. And now next one is characteristics of molecule, in which the first one is a molecule is an electrically neutral group of two or more atoms chemically bonded together. जो कोई भी मॉलिक्यूल होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. दैट मीन्स देयर इज नो चार्ज प्रेजेंट ऑन अ मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल के ऊपर किसी भी तरह का चार्ज नहीं होता, नाइदर अ पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. और जो ये मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर. मतलब कि मॉलिक्यूल क्या होता है, एक मॉलिक्यूल क्या होता है, उसके अंदर मतलब कि कई सारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं. और वो एटम्स कैसे कनेक्टेड होते हैं, तो वो एटम्स कनेक्टेड होते हैं केमिकली. ओके, मतलब वो केमिकली आपस में जुड़े हुए होते हैं. इट इज नॉट मैटर दैट इट इज आयोनिक और कोवेलेंट. ओके, मतलब बॉन्ड है जो आयोनिक बॉन्ड है या कोवेलेंट बॉन्ड है, इससे कोई मैटर नहीं करता है. जो एक मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर कई सारे एटम्स होते हैं जो कि केमिकली बॉन्डेड होते हैं. दैट्स क्लियर. एंड द नेक्स्ट वन इज मॉलिक्यूल्स कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट इन नेचर बिकॉज दे आर स्टेबल. ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे नेचर के अंदर फ्री स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं. बट व्हाई? बिकॉज दे आर स्टेबल. Next one is molecule can be formed either by the combination of atoms of the same element or of different elements. जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर ऐसा कोई भी कंपलसरी नहीं है कि जो एटम्स है वो एक सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स होने चाहिए. बट जो मॉलिक्यूल्स है उनके अंदर जो एटम्स का जो कॉम्बिनेशन है वो सेम एलिमेंट्स का भी हो सकता है एंड आइदर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. That's clear. For example, we have a molecule of carbon dioxide and we have a molecule of oxygen gas. Okay, then in the molecule of carbon dioxide there are two types of element is present. The first one is carbon and the second one is oxygen. But in the molecule of oxygen there is only one type of element is present, which is oxygen. That's clear. And the next characteristic is the number of atoms of all the elements in a molecule of any substance is called its atomicity. जितने भी नंबर्स ऑफ एटम्स होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, एटोमिसिटी. उस मॉलिक्यूल की एटोमिसिटी. एंड द एटोमिसिटी इज ऑलवेज अ इंटीग्रल वैल्यू. मतलब कि ये किसी कोई भी डेसिमल वैल्यू के अंदर एटोमिसिटी प्रेजेंट नहीं होगी, ये हमेशा ये कैसी होगी, इंटीग्रल वैल्यू होगी, मतलब कि वॉल नंबर ही होगा. That's clear. For example, the atomicity of carbon dioxide molecule is 1 plus 2, 3. मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उतनी ही क्या होगी, एटोमिसिटी होगी. एंड द एटोमिसिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज 2 plus 1 equals to 3. And the atomicity of glucose molecule, the glucose molecule is C6H12O6. ओके, अगर हम इसकी एटोमिसिटी कैलकुलेट करेंगे देन 6 plus 12 plus 6 which is equals to 24. Then the atomicity of glucose molecule is 24. That's clear. Then these are the characteristics of molecules कि जो molecules है वो कैसे कैसे exist करते हैं, उनकी क्या क्या properties होती है. That's clear. And now with this our part 3rd of this chapter is now completed. जो molecules of elements and molecules of compounds है उसको हम next part 4th के अंदर continue करेंगे. Thank you.